डायरेक्ट ये क्वेश्चन याद रखिए, आपको जेट में भी पूछा गया है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है ये अरबी भाषा के शब्द मोहसिन शब्द से ली गया है। याद रखिएगा, जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मोहसिन से हुई है। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक पूछा आता है सोइल या फिर मृदा। ठीक है, तो मृदा की भी याद रखिएगा सोलम शब्द से हुई है। और किस भाषा का शब्द है मृदा? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये आपको जेट में भी पूछा जा सकता है और सुपरवाइजर में भी पूछा जा सकता है, तो इनका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक आपको पूछा था क्लाइमेट। ठीक है, इसका भी याद रखें, क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट किस भाषा का शब्द है? जो जलवायु है, याद रखिएगा जलवायु किस भाषा का शब्द है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले कि याद रखिए ये होता है ग्रीक भाषा का शब्द। जो क्लाइमेट है, जो जलवायु, याद रखिएगा ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर आप सभी जानते हैं लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन जलवायु का याद रखना है ग्रीक भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा के शब्द मोहसिन से लिया गया है। और एक आपको अभी जस्ट बताया सोइल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तीनों याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बरसात करने वाले बादलों को किस नाम से जाना जाता है, या फिर जो बरसात करते हैं बादल वो कौन से बादल होते हैं? तो याद रखिए वो होते हैं निम्बो स्टेटस, या फिर निम्बो स्टेटस इन्हें बोला जाता है, जो बरसात करने वाले बादल होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन आपको अभी जस्ट पूछा गया था सुपरवाइजर के पेपर में कि जो एक तो होता है रेनी डे, एक होता है क्रॉप रेनी डे। ठीक है, एक होता है रेनी डे, एक होता है क्रॉप रेनी डे। तो याद रखिए, अगर आपको नॉर्मल पूछाता है कि रेनी डे किसे कहते हैं, तो अगर 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक अगर बरसात हो रही है तो उस दिन को क्या कहा जाता है? रेनी डे कहा जाता है। और रेनी डे की अगर बात करूँ भारत में लगभग ये कितने हैं? 130 दिन के समथिंग है। ठीक है, जो रेनी डे हैं ये कितने हैं? टोटल 130 दिन के समथिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा है क्रॉप रेनी डे किसे कहते हैं, तो क्रॉप रेनी डे उसे कहते हैं जब 24 घंटे में जो बरसात होने वाली है उसका जो है 5 mm से अधिक हो। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर 2.5 mm से अधिक अगर बरसात हो रही है 24 घंटे में तो उसे तो हम कहते हैं केवल रेनी डे। और क्रॉप रेनी डे किसे कहते हैं? जब जो बरसात है ये 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से अधिक हो, तो उस दिन को हम क्रॉप रेनी डे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्षा मापी यंत्र, कि बरसात कितनी हुई है, कितनी मात्रा में हुई है, इसका अगर आपको आकलन करना है तो आप रेन गेज का प्रयोग कर सकते हो। ये क्या है? रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बरसात है किस मानसून से होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है, लगभग 75% के समथिंग इसी मानसून से होती है। और सबसे ज़्यादा किससे होती है? याद रखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है लगभग 75% के समथिंग ये किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, बाकी जो दूसरा होता है, ठीक है, उससे तो क्या होती है? लगभग 15 से 20% होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर बात करेंगे, याद रखिए भारत में कितनी होती है, राजस्थान में कितनी होती है और विश्व में बरसात कितनी होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। स्पेशल तौर पर राजस्थान का तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में राजस्थान का जरूर पूछा आता है। बाकी पूछे या नहीं पूछे, लेकिन राजस्थान का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर आपको पूछा आता है भारत में कितनी वर्षा होती है तो 1190 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछता है, mm में पूछता है, तो याद रखिए 1190। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में पूछ लेता है तो आपको एक जीरो कम कर देनी है या फिर भाग दे देना है 10 का। तो याद रखिए 119 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछेगा तो 119 सेंटीमीटर, और अगर आपको मिलीमीटर में पूछता है तो 1190 मिलीमीटर। याद रहेगा। चलिए राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में भी क्या है, याद रखिएगा कि 575 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछता है, mm में पूछता है तो 575 मिलीमीटर होगी बरसात। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछता है तो 57.5 सेंटीमीटर यहाँ पर राजस्थान में बरसात देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा विशेष तौर पर। इसको तो आपको याद रखना ही है कि राजस्थान में कितनी वर्षा होती है, 575 मिलीमीटर या फिर 57.5 सेंटीमीटर। विश्व में अगर बात करेंगे तो 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
मावट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको लगातार पूछा आता है, अगर रिपीटेड क्वेश्चन है आप बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा आता है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मावट को याद रखिए गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से मावट को ही जाना जाता है। इसके साथ साथ विंटर रेन या फिर सर्दियों की बरसात। क्यों? क्योंकि याद रखिए सर्दियों में होने वाली बरसात को ही मावट कहा जाता है। सर्दियों में होने वाली बरसात को ही मावट कहा जाता है। अब ये होती किससे है याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये होती है याद रखिए पश्चिमी विक्षोभों के कारण। किससे होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं याद रखिएगा, उससे ये देखने को मिलती है क्या? मावट। और सबसे ज़्यादा जो ये लाभ पहुँचाती है ये रबी फसलों को पहुँचाती है, और विशेष तौर पर गेहूँ और चना को। गेहूँ और चना को याद रखना, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर याद रखने होंगे। मावट, जिसे याद रखिए सर्दियों की बरसात भी बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हो मावट की डेफिनेशन अगर आपको पूछ लेता है तो बरसात, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पश्चिमी विक्षोभों के कारण सर्दियों में होने वाले बरसात ही क्या है? मावट है। मावट को ही याद रखिए गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। जो मावट है ये सबसे ज़्यादा याद रखिए रबी फसलों को फ़ायदेमंद होती है, रबी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होती है, और विशेष तौर पर याद रखिए गेहूँ और चने को ये लाभ पहुंचाती है। ठीक है, तीनों चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आइसोबार क्या होता है। याद रखा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोबार किसे कहते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए स्पेशल छांट कर लाया गया है, ताकि आपको वही यहाँ पर पॉइंट कवर कराए जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जितनी भी यहाँ पर 10 दिन या फिर 7 दिन की आपकी जितनी भी क्लासें लगेंगी, उनको आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से लगभग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइसोबार क्या होता है? याद रखिए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना यहाँ पर कि समान वायु दाब वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। ठीक है, कंटूर क्या होता है? कंटूर याद रखिएगा जैसे कि विभिन्न ढलान होती है या फिर समान ढलान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। याद रखिएगा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या होती है? कंटूर होती है। जैसे कि आपने सुना तो होगा ही, कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंटूर का मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है? याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है और दोबारा पूछा जा सकता है कि अल्टीट्यूड क्या होता है। तो याद रखिए समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है किसी, अगर मान लीजिए जैसे कोई स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा भी गया है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अल्टीट्यूड सामान्य तौर पर या फिर पब्लिक स्थानों पर कहाँ पर लिखा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए सवाई माधोपुर जंक्शन है। ठीक है, कोई सा भी प्लेटफॉर्म है जैसे मथुरा जंक्शन है, तो इसके एक कॉर्नर में क्या होता है? समुद्र तल से ऊंचाई या फिर एल्टीट्यूड लिखा होता है कि इतना है। ठीक है, तो वो अल्टीट्यूड होता क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई होती है, जो कि सामान्यतः पब्लिक प्लेस पर रेलवे स्टेशनों पर लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट आपको पूछा आता है कि पाले से फसलों को बचाने के लिए सबसे पहले तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। H2SO4 को ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो याद रखना सबसे पहले तो कि पाले से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और इसकी कितनी सांद्रता यूज़ की जाती है? तो याद रखिए इसकी जो सांद्रता यूज़ की जाती है ये ली जाती है 0.1%। कितनी सांद्रता ली जाती है इसकी? 0.1% इसकी सांद्रता ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर याद रखिए 3 यहाँ पर पॉइंट लेगा वेदर फोरकास्ट से। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि मौसम का पूर्व अनुमान लगाना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो मौसम है इसका पूर्व अनुमान लगाना, जैसे कि बरसात होगी या फिर नहीं होगी, आंधी आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार का जो पूर्वानुमान होता है ये 3 प्रकार से लगाया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से लगाया जाता है। एक होता है शॉर्ट डे, एक होता है मीडियम वाला, और एक होता है लॉन्ग डे। ठीक है, शॉर्ट डे फोरकास्टिंग, मीडियम डे फोरकास्टिंग और लॉन्ग डे फोरकास्टिंग। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट आपको पूछा आता है। सामान्य तौर पर याद रखिए सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मध्यम अवधि का। कौन सा पूछा गया है? सबसे ज़्यादा मध्यम अवधि का आपको पूछा गया है। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना कि शॉर्ट डे जो फोरकास्टिंग होती है ये 1 से 3 दिन के लिए की जाती है, या फिर सामान्य तौर पर
72 घंटे के अंदर ये की जाती है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है ये मात्र 24 घंटे की फोरकास्टिंग के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अगर आपको रेंज पूछता है तो 1 से 3 दिन या 72 घंटे के अंतर्गत कौन सी फोरकास्टिंग की जाती है, याद रखिएगा शॉर्ट डे फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हम जनरली यूज़ करते हैं इसका शॉर्ट डे का वो 24 घंटे के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर कि मीडियम डे फोरकास्टिंग। तो मीडियम डे का याद रखिए सबसे ज़्यादा जो अगर कृषि के क्षेत्र या फिर एग्रीकल्चर में जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, मीडियम डे फोरकास्टिंग का। ठीक है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोगी है कृषि के क्षेत्र में वो कौन सी है, मीडियम डे की है। और इसका जो रिसर्च स्टेशन है फोरकास्टिंग का वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जहाँ से ये फोरकास्टिंग की जाती है मीडियम की, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम फोरकास्टिंग। तो याद रखिएगा ये होता है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और मध्यम अवधि जो फोरकास्टिंग है ये कितने दिनों तक की जाती है, याद रखिए 3 से 10 दिन के अंतर्गत। 3 से लेकर 10 दिन तक जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो होता है मध्यम अवधि पूर्वानुमान, या फिर जिसे हम बोलते हैं मीडियम डे फोरकास्टिंग। और अगर बात करेंगे लॉन्ग डे की, तो लॉन्ग डे होता है याद रखिए 10 दिन या इससे अधिक। 10 दिन या इससे अधिक जो फोरकास्टिंग की जाती है उसे हम कहते हैं दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। तीनों प्रकार के याद हो गए कि शॉर्ट डे 1 से 3 दिन के लिए किया जाता है, मीडियम 3 से 10 दिन के लिए किया जाता है, और जो लॉन्ग होता है ये 10 दिन से अधिक दिनों के लिए किया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में उपयोगी है वो कौन सा होता है, याद रखिएगा मध्यम अवधि या फिर 3 से 10 दिन के लिए जो किया जाता है ये सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में उपयोगी होता है। और अगर आपको पूछा जाता है इसका रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट लाइन कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, तो ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिए ये स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, भारत में सस्य जलवायु खंड कितने हैं, तो याद रखिएगा 15 है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। अगर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं देता है जैसे कि प्लानिंग कमीशन या फिर ICR, तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर क्या होगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन से ये कितने होते हैं, याद रखिए 15 होते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं देता है वो, और अगर आपको 15 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मतलब याद रखिएगा इसके अकॉर्डिंग नहीं देता, जैसे कि ICR के अकॉर्डिंग आपको बताना है या फिर प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ऐसे आपको नहीं देता है और वो सीधा ही पूछता है कि भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो दे देता है कि प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो 15 है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि ICR NARP के द्वारा कितने हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 127 होते हैं। ठीक है, वैसे नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। अगर आपको पूछा जाता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, तो ICR का अकॉर्डिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन याद रखिएगा ये होते हैं सस्य जलवायु खंड, ये होते हैं कृषि जलवायु खंड। ठीक है, ये होते हैं इकोलॉजिकल जोन, ये होते हैं क्लाइमेटिक जोन। तो क्लाइमेटिक जोन तो कितने हैं, सामान्य तौर पर 15 है, और ICR के अकॉर्डिंग अगर इकोलॉजिकल जोन की अगर बात करेंगे तो 8 है। लेकिन अगर बात करेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग NBSS एंड LUP के अकॉर्डिंग तो कितने हैं, याद रखिए 20 है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि याद रखना इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NBSS एंड LUP इसकी फुल